हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे जो कि है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जो भी डेफिनेशन होती है बेटा उसके नाम में ही उसका आंसर छुपा होता है, उसकी डेफिनेशन उसके नाम में ही होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी एनर्जी, गेन मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, तो गेन मतलब लेना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जो एनर्जी। ठीक है, तो अब बेटा क्या है, आउटर मोस्ट शेल में अगर हमने बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन डालना है बेटा, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि देखो अंदर इलेक्ट्रॉन है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो देयर इज अ रिपल्शन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। ठीक है, पर नॉट इन एवरी केस, है ना। नोबल गैसेस के में एनर्जी बेटा एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, मतलब हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है अगर हमने इलेक्ट्रॉन किसी नोबल गैस में डालना है। ठीक है, नोबल गैसेस वैसे भी डिफरेंट ही बिहेवियर शो करती हैं बेटा। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम किस में लिखते हैं बच्चे, नेगेटिव में लिखते हैं। किस में लिखते हैं हम, नेगेटिव में लिखते हैं। तो नेगेटिव साइन लगा होता है, तो इसका मतलब, नेगेटिव साइन का मतलब होता है देयर इज अ रिलीज, एक्सोथर्मिक, रिलीज हो रही है एनर्जी, इसलिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। ठीक है, तो किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं बेटा और नेगेटिव आयन बनाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कोई एलिमेंट है एक्स, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, और ये क्या बन गया, एक्स नेगेटिव बन गया। ओके, गॉट इट। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पे गलत दे के रखा है, एक्स नेगेटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी खुद ही इमेजिन करो किसकी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है ना, तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लेने की किसको होती है, हेलोजेंस को बेटा। हेलोजेंस को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्लोरीन को देख लो, 9 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2p6 नहीं आएगा, 2p5। ठीक है ना, 1s2 2s2 2p5। तो 6 को 6 करने हैं, तो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन को जब ये इसने गेन करना है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होएगी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी हुई है कि ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं, उनकी वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन। अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बार बार बोलेंगे बेटा, नेगेटिव साइन होता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो, ये देखो ग्राफ, ये देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सारी किस में दे रखी है, नेगेटिव में दे रखी है, बिकॉज देयर इज अ रिलीज इन एनर्जी। लेकिन नोबल गैसेज में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है बेटा, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस को नहीं इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, ना वो देना चाहता है ना लेना चाहता है, लेकिन ज़बरदस्ती अगर हमने उनके शेल में इलेक्ट्रॉन डालना है तो हमें खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इसलिए उनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं बेटा, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो जाती है, मोर नेगेटिव, इंक्रीज होता है, मतलब मोर नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है ना, जैसे देखो लिथियम में -60 है बेटा, लेकिन फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन -28 है। अच्छा, किलो जूल पर मोल साथ में लगा देना इसको, किलो जूल पर मोल। तो मोर नेगेटिव फॉर फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑब्वियस है। साइज़ वही है कि बाद नीचे की तरफ को क्या करता है, साइज़ इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, तो लास्ट के इलेक्ट्रॉन पे इतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या करेगी बेटा, डिक्रीज़ करेगी। अब देखो कम नेगेटिव होती जाएगी। अब जैसे लिथियम के लिए -60, सोडियम -53, फिर नीचे की तरफ को क्या हो रही है, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज़ करती है, मतलब मोर नेगेटिव हो जाती है, और टॉप टू बॉटम वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, मतलब लेस नेगेटिव हो जाती है। तो अगर हम ये चीज़ सोचें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन
लेफ़्ट टू राइट, जैसे लिथियम से लेके कहाँ जा रहे हैं हम, फ्लोरीन तक, तो सबसे ज़्यादा तो किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की। टॉप टू बॉटम भी जाते हैं तो नीचे की तरफ को डिक्रीज़ हो रही है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए, ठीक है। इसको अच्छा, इसको पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते थे, ठीक है ना, अब इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा है ना तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वो क्या नई चीज़ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हाँ जी, तो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की, लेकिन होती किसकी है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, क्लोरीन की है, ना कि फ्लोरीन की। क्यों 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 क्योंकि बेटा देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, फ्लोरीन में लास्ट में क्या आता है, 2s2 2p6, और क्लोरीन में क्या आता है, 3s2 3p6। अच्छा, अब देखो फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा है बेटा, ठीक है ना, इसमें सेकंड सिर्फ 2 ही शेल है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो साइज़ छोटा होने के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी क्राउडिंग है पहले से ही, सिर्फ 2 ही शेल हैं, पहले से ही इतने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यहाँ पे भी देखो, सॉरी गलत, ओहो गलत लिख दिया मैंने, 6 थोड़े नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, सॉरी 5 आएगी बेटा, 5 है ना, ये तो मैंने नोबल गैसेस की लिख दी थी, 2p5 3p5 आएगा, ओके। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, इतना छोटा सा शेल है, और 7 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से हम बोल रहे हैं कि अब एक और डाल देना है, तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, पहले से इलेक्ट्रॉन कितनी क्राउडिंग है, अब और इलेक्ट्रॉन आना क्या है, ये पसंद नहीं करेगा कि और इलेक्ट्रॉन आए और मेरे में रिपल्शन हो जाए, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। लेकिन क्लोरीन के केस में साइज़ काफ़ी बड़ा है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, ठीक है ना, 3 शेल है, इसमें एक और शेल है, तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर दूर है, आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, रिपल्शन है पर उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, साइज़ बड़ा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा क्लोरीन की क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे इस टेबल को देखो बेटा, फ्लोरीन की -328 है, लेकिन क्लोरीन की कितनी है, 349। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, तो क्लोरीन की होती है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या वाई क्लोरीन हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसका रीज़न ये है, यहाँ पे भी लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव अक्रॉस द पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। विद इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, इन्होंने यही बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो जाती है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाती है। अब फ्लोरीन में क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करता है, 2p ऑर्बिटल में, जहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन है क्योंकि साइज़ छोटा है, लेकिन क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जो है 3p में एंटर करता है, तो वहाँ पे ईजिली इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन बहुत ज़्यादा कम है बेटा। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की। गांठ बांध लो इस क्वेश्चन को बेटा, 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो ये पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है, तो क्लोरीन की। सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम आगे पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी, दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि प्रॉपर्टी तो तुम पढ़ रहे हो, लेकिन पहले उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो पहले पता होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या। चलो एटॉमिक साइज तुम्हें पता लग जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये है क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं मोस्ट लूजली बाउंड आइसोलेटेड एटम से, जब इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं आइसोलेटेड गैशियस एटम से, जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आइसोलेटेड एटम में जब इलेक्ट्रॉन डालते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम से ही पता लग जाएगा बेटा, ठीक है ना, गेन एंथैल्पी। अब तीसरी चीज़ आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक डिफरेंट सी चीज़ है बेटा,
इसको समझाने के लिए एक तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। तुमने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी होगी बेटा, मैंने बोला था शेयरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक किसका इलेक्ट्रॉन है बेटा, कोवलेंट का। दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, शेयर करने के लिए एक क्लोरीन ने दिया है। दोनों आराम से इन दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। लेकिन होता क्या है बेटा, एटम की, किसी भी एटम की अपनी एक थोड़ी सी एबिलिटी होती है कि वो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ को ज़्यादा खींच के रखता है, ठीक है ना। किसी भी केमिकल कंपाउंड में एक एटम के पास ये एबिलिटी होती है, ठीक है। वो हम बताएंगे कि एटम्स कौन कौन से एटम्स में होती है ये ज़्यादा किस में है, कम किस में, ठीक है। तो टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो ये शेयर्ड पेयर है तो ये बिल्कुल बीच में लाई नहीं करेगा। बीच में किन के लिए लाई करेगा, अगर सिमिलर के बीच क्या बन रहा हो, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा हो, तब तो बीच में लाई करेगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। लेकिन जो अगर डिफरेंट एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है बेटा, तो इस केस में क्लोरीन क्या करता है, इन शेयर्ड पेयर को थोड़ी सी अपनी तरफ को ज़्यादा खींच के रखता है। जैसे ये फिर से H, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन Cl, तो इन शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ को ज़्यादा खींच के रखता है। अब देखो दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ा, अब पूरा इसके पास नहीं चले जाते, ये क्लोरीन के अंदर ही चले जाते हैं, मतलब रहते वो शेयरिंग में ही है, हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, एक तरह के बादलों के जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो थोड़ा सा वो क्लोरीन के ऊपर ज़्यादा टिल्ट करके रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा क्लोरीन के ऊपर ज़्यादा होगा। तो जब देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है। तो जब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ किसी के ज़्यादा पास होगी तो उस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन पूरा नेगेटिव नहीं आएगा। पूरा नेगेटिव तो तब आता है जब पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, पर यहाँ इलेक्ट्रॉन पूरे थोड़े नहीं शिफ्ट हो रहे, यहाँ तो वो थोड़े से इसकी तरफ को झुक रहे हैं हल्के से, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है बेटा। पार्शियल होता है हल्का, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर हल्का नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्लोरीन की तरफ को ज़्यादा गए होते हैं, क्योंकि क्लोरीन की टेंडेंसी है उनको अपनी तरफ को खींचने की एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम in a chemical compound to attract the shared pair of electrons toward itself। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा, शेयर्ड इसको दिमाग में रखना, शेयर्ड पेयर। और शेयर्ड पेयर किस में होती है, शेयरिंग किस में होती है, शेयरिंग कोवलेंट में भी होती है, शेयरिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आपको करवाएंगे, अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है उसमें हम बॉन्ड्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी तरफ खींचने को क्या की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ नो यूनिट्स, एक रिलेटिव टर्म है बेटा ये, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है ना। इसके निकालने के लिए अलग अलग स्केल बनाए हुए हैं, तो ये पॉलिन स्केल है, मुलिकन स्केल है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस स्केल है वो है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल से हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में है आपके कि कैसे कैसे स्केल हम करते हैं। तो पॉलिंग स्केल की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा नहीं है आपको ये कि कैसे निकालते हैं, तो ये आता भी नहीं है कि निकाल के बताओ, दैट इज़ नन ऑफ, ठीक है ना, दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन अब थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, तो हम वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पढ़ लो और ये देख लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी वेरी करती है बेटा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट क्या करती है बेटा, इंक्रीज़ करती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। लेफ़्ट टू राइट सबका ट्रेंड ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस एटॉमिक रेडियाई उल्टा है, वो डिक्रीज़ करता है, बाकी सब चीज़ें इंक्रीज़ ही करे जा रही हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है बेटा, ठीक है। और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है बेटा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ को इंक्रीज़ करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करती है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज़ इन एटॉमिक नंबर, ठीक है। समझ आया। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको होना चाहिए, फ्लोरीन को, और फ्लोरीन है भी पूरे पीरियोडिक टेबल में बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये कभी भी पूछ लेते हैं, इतना जनरल सा क्वेश्चन है, कभी भी पूछ लेते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है बेटा, तो वो कौन है,
फ्लोरीन है बेटा। ठीक है, ठीक है, तो समझ आ गया आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लेफ़्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, टॉप टू बॉटम क्या करती है, वो डिक्रीज़ करती है बेटा। एक रिलेटिव टर्म है, कोई यूनिट नहीं है इसकी, सिर्फ टेंडेंसी है एटम्स की कि वो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींचते हैं। तो अगर लिथियम और फ्लोरीन या इनको बोलें तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की किसकी है, फ्लोरीन की, उसके बाद किसकी है, ऑक्सीजन की, उसके बाद किसकी है, नाइट्रोजन की बेटा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत सारे फैक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, वो भी इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, समझ आया आपको। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। और इसकी कितनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अराउंड 4 होती है बेटा। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा होती है। और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। देखो फ्लोरीन फिर 4, क्लोरीन 3 हो गया। ठीक है, समझ आ गया, ओके। और इसके बाद आपके लिए अब मेन तो आपका ख़त्म हो गई, यही 3 चीज़ें आती हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज़। ठीक है ना, एक मेटालिक करैक्टर आता है, वो भी स्टार्टिंग में बता दिया था कि स्टार्टिंग वाले क्या हैं, मेटल्स हैं, और इस तरफ क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, बीच में थोड़े से क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। अगर आपको बोलें तो मेटालिक करैक्टर लेफ़्ट टू राइट क्या करता है बेटा, डिक्रीज़ करता है, क्योंकि मेटल्स क्या हैं, एस ब्लॉक वाले मेटल्स है ना, फिर डी ब्लॉक भी मेटल है, और ये फिर आगे पी ब्लॉक क्या आ गए, नॉन मेटल आ गए। तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन से होंगे, एल्कली मेटल सबसे मेटालिक होंगे, और उनमें भी सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन होगा, सीजियम। नीचे की तरफ को जाते हैं तो सीजियम आया, तो सबसे ज़्यादा मेटालिक करैक्टर उसका होगा। समझ आ गया, ठीक है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का थोड़े से ट्रेंड देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, आपको बड़े डिटेल में नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आती है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, इसको डिटेल में इस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं, ये वो हम सारा रिडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो आप कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को, ठीक है ना, जो वैलेंसी होती थी आपकी, उन्हीं को ये अब टर्म क्या दे रखी है, ऑक्सीडेशन स्टेट दे के रखी हुई है। ठीक है, जो वेरी करती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो तुम एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है ना कि इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिपेंड करती है शेयरिंग पे, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। ठीक है, वो आती है आपकी ऑक्सीडेशन में। समझ आ गया आपको, ठीक है। अब जैसे सोडियम है बेटा, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन, सोडियम क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +1। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस और माइनस में होती है बेटा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करता है, गेन करता है बेटा, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, -2। वैसे ही फ्लोरीन बेटा 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, -1। ठीक है, और एलिमेंट्स अब वैलेंसी तो फिक्स होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है बेटा। अब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी हो जाती है, कई केसेस में ये +1 भी हो जाती है, और +2 भी हो जाती है, हाँ, और -1 भी होती है। पेरोक्साइड्स में ये -1 होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये ज़्यादा वो नहीं लेना है कि हमें नहीं पता लग रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या है, कोई बात नहीं, रिडॉक्स चैप्टर में हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आया आपको, ओके। तो हल्की सी बता दिया यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की कैसे कैसे होती है। तो फ्लोरीन की -1 होती है, अब जैसे उल्टा चल रहा है यहाँ पे देखो, फ्लोरीन -1 हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2। ठीक है, इस तरह से। अब सोडियम, लिथियम वगैरह +1 होते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी एटम जो है शो करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड बता के रखा हुआ है। ठीक है, कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ आया, ओके, ठीक है। उसके बाद ये कुछ नहीं है, ये हाइड्राइड वगैरह बनाने के हैं। अच्छा, आयनिक बॉन्डिंग भी है कि स्टार्टिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो s ऑर्बिटल्स वाले जनरली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं बेटा वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और कार्बन से बीच वाले क्या बनाते हैं बेटा, आगे कैसी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो कोवलेंट बॉन्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम
व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्टार्टिंग में आयनिक बॉन्डिंग होती है, फिर कैसी बॉन्डिंग चल पड़ती है, कोवलेंट बॉन्डिंग चल पड़ती है। ठीक है, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अब क्या है ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का एनोमलस बिहेवियर। ठीक है, तो जो तुम्हारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। ठीक है, अब इनका क्या है कि एक्चुअली में जैसे अब क्या करते हैं हम, लेफ़्ट टू राइट कोई भी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, टॉप टू बॉटम वो क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी ले ली, तो होता क्या है बेटा, इस तरह से जब ट्रेंड चलता है तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं बेटा, वो डायगनली अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी डायगनली सिमिलर हो जाती है अदर एलिमेंट्स के साथ। तो लिथियम बेरिलियम के नीचे कौन है, मैग्नीशियम, इधर सोडियम, बोरोन के नीचे कौन है, एल्यूमिनियम, और इधर कार्बन के नीचे सिलिकॉन। तो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम किसके जैसी दिखने लग जा, किसकी जैसी होती है, मैक्सिमम किस जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ और बोरोन सिलिकॉन के साथ, और इसको बोलते हैं हम डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें बोला कि जो लिथियम बेरिलियम है और बोरोन है वो सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं किसके जैसे, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के जैसे, एंड दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले कौन आता है आपका, हाँ लिथियम किसकी जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, सिमिलर टू मैग्नीशियम। जैसे मैक्सिमम चीज़ें जो जैसे ऑक्साइड मैग्नीशियम सिंगल ऑक्साइड बनाता है, वैसे यही बनाएगा। लिथियम कोवलेंट करेक्टर शो करता है, वैसे ही मैग्नीशियम भी कोवलेंट करेक्टर शो करता है। बाकी नीचे के सारे एलिमेंट्स बेटा आयनिक होंगे, लेकिन लिथियम सबसे अलग बिहेवियर शो करता है अपने ग्रुप में। पूरे नीचे ग्रुप वाले सारे आयनिक होंगे, लेकिन लिथियम कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर देगा। ठीक है, तो लिथियम मैग्नीशियम के जैसी मैक्सिमम प्रॉपर्टी शेयर करता है मैग्नीशियम के जैसे। बेरिलियम जो है बेटा एल्यूमिनियम के साथ, और बोरोन जो है वो सिलिकॉन के साथ। ये आप याद ही रखना, 3 4 5 12 13 14। ठीक है, और इनको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है, तो बस ये आपका इतना काफ़ी है। ये ज़्यादा अभी के लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, जो बार बार आपका पेपर में आता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, जब हम एस और पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना बेटा, एस और पी के आप एस के तो आप दोनों पढ़ोगे, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल। पी के आप ग्रुप नंबर 13 और 14 ही है सिर्फ आपके सिलेबस में, 15 के आगे जो है वो +2 में है बेटा। तब आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में और ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है ना, यहाँ पे तो सिर्फ हल्का सा कंपैरिजन है। जब आप डिटेल में एस और पी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ लेंगे कि कैसे कैसे होता है। वहाँ पे दोबारा हम डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो समझ लो कि कौन कौन जो एटम्स हैं वो डायगोनली रिलेटेड है। ठीक है, बाकी सारा डायगोनल रिलेशनशिप की बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे दोबारा स्टडी करेंगे। अलग अलग एलिमेंट का हम हाँ जी, अलग अलग एलिमेंट की हम प्रॉपर्टीज़ उसमें स्टडी करेंगे। ओके, ठीक आया, ठीक है जी। तो ये समझ में आ गया, ये हो गया आपका। ठीक है, तो बस इसके साथ ही आपका ये चैप्टर अब ख़त्म होता है बेटा। ठीक है, इसमें ऑक्साइड वगैरह की थोड़ी सी बातें करके रखी हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी कैसी होती है। कई जो है बेटा, अब जो आप ये बात याद रखना, जैसे आप पढ़ते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं। मेटल जो है बेसिक ऑक्साइड बनाता है बेटा, नॉन मेटल जो है एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है। ये 10th का टॉपिक है बेटा। ठीक है, जैसे सोडियम क्या है बेटा, सोडियम कैसा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा ना Na2O, तो ये पानी के साथ मिलके क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं बेटा, NaOH बनाते हैं। तो स्टार्टिंग वाले मेटल्स जो हैं आपके वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और नॉन मेटल्स आपके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर अब
इसके साथ हम आज ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन कॉल मी।